हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने एक सीरीज शुरू की थी कलाम सीरीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस के लिए, जिसमें पहले हमने शुरू किया है साइंस पोर्शन और जिसके ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कलाम सीरीज़ के लेक्चर 6 को, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। पिछले वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे थे साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फुई। इस चैप्टर में हम चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जानेंगे, प्लास्टिक्स के बारे में जानेंगे, इनकी यूनिट्स के बारे में जानेंगे और किन किन सोर्स से इनको हम पाते हैं, यानी नेचुरल सोर्स है या फिर हम मैन मेड भी इनको बना सकते हैं, ये सब भी देखने वाले हैं। फिर हम फ़र्क देखेंगे प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या फ़र्क है, नेचुरल क्या क्या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम फाइबर्स पा सकते हैं, इन सभी के बारे में हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप बेल आइकन से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो भी फ्रेंड्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का लिंक उन तक पहुँचाएँ और कलाम सीरीज़ का लिंक खासकर उनको पहुँचाएँ, ताकि पूरा कंटेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 9th एंट्रेंस का उनको मिल सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन फ्यूचर अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी और एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तब भी हमारे चैनल एंट्रेंस वाला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियोस हम डालें आप तक पहुंच सके। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। द क्लॉथ विच वी बियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स एंड द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल और द आर्टिफिशियल सोर्सेज। तो यहाँ पर ये कपड़ों के बारे में बता रहे हैं कि जो हम पहनते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, फैब्रिक से बने हुए होते हैं। अब फैब्रिक क्या है, फैब्रिक बनाया जाता है फाइबर से, जो ऑब्टेन होता है या तो नेचुरल सोर्स से या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से। यानी जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं। और फैब्रिक किससे बना होता है, फाइबर से। और फाइबर कहाँ से मिलता है, या तो नेचुरल सोर्स से मिलेगा या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से। यानी हम जो फाइबर है उसको नेचुरल सोर्स से भी ऑब्टेन करते हैं कुछ, और कुछ खुद से भी बनाते हैं। तो ये सोर्सेज हो गए फाइबर से। और जो फाइबर बनता है उससे हम फैब्रिक बनाते हैं, जिससे हम क्लॉथ बनाते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ द नेचुरल फाइबर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप नाम बता सकते हैं कुछ नेचुरल फाइबर्स के। द फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ द हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर का अगर हम सोर्स देखें जहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं तो वो कॉटन है, जहाँ से हमें फाइबर मिल जाता है एक फॉर्म में। उसके अलावा एक होता है कपास की खेती की जाती है इसीलिए ताकि हम फाइबर पा सकें। तो ये सब सोर्सेज है जिसके थ्रू हमें फाइबर मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी यही आपसे कहा गया है कि इस टेबल में आप कंप्लीट करें कि कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं, कौन कौन से आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप फाइबर की चीज़ों को पाते हैं। वाई डिड यू लेबल सम ऑफ द फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्यों आप कुछ चीज़ों को आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो आर्टिकल्स हैं या जो भी फाइबर हैं वो आर्टिफिशियली यानी ह्यूमन के थ्रू बनाए गए हैं, इसलिए हम उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from the plants and animals। ये कह रहे हैं जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्या कि कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन हुआ, वूल हुआ, सिल्क हुआ, इन सबको हम प्लांट या एनिमल के सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। एंड द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक एंड मैन मेड फाइबर। अब यहाँ पर यही डिस्टिंक्शन कह रहे हैं कि नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं और सिंथेटिक फाइबर किसको कहते हैं। तो अगर नेचुरल फाइबर की बात की जाए तो नेचुरल फाइबर जो भी होगा ये सब हमें नेचर से मिलेगा, यानी इसमें ह्यूमन बींग्स का बनाने में कोई रोल नहीं होगा, पूरा का पूरा प्रकृति बना रही होगी। और जबकि अगर सिंथेटिक की बात की जाए तो सिंथेटिक में क्या होगा, पूरा का पूरा ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व होगी। ह्यूमन बींग्स के थ्रू जो भी फाइबर बनाया जाएगा उसे कहेंगे सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक इस चैप्टर का, वो है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर्स क्या क्या हैं वो हम देखने वाले हैं अभी। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ अ बीड्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ द पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप एक जो मोती की माला होती है उसको बनाकर देखिए, जहाँ पर बीड्स पड़े हुए हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, एक माला में पोए हुए हैं उसमें, और आप किसी
फाइबर के थ्रेड को लीजिए, उन दोनों में क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है? यहाँ पर इन्होंने डायग्राम के थ्रू दिखाया कि जैसे यहाँ पर कुछ जो यूनिट छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से एक मोती की माला के अंदर जो बीड्स है, मोती हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उसी तरह से एक फाइबर के अंदर यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन शो किया है कि किस तरह से एक दूसरे को जुड़ा हुआ इन्होंने दिखाया है। जैसे मोती की माला में बीड्स और पेपर क्लिप्स में इन दूसरों को जोड़ के चेन बनाई गई है बेसिकली यहाँ पर। अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर एंड ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। अब इसी तरह इन दोनों को जो ऊपर इन्होंने एग्जाम्पल दिए थे, जो इन्होंने एक माला का एग्जाम्पल दिया जहाँ पर बीड्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे, माला के अंदर पोए इन्होंने बीड्स को, मोतियों को जोड़ा। फिर यहाँ पर इन्होंने कहा कि पेपर की क्लिप्स को आप आपस में जोड़िए और एक लॉन्ग चेन बनाइए। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक मतलब जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाए गए हैं, तो जो बनावटी फाइबर्स हैं उन सब में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, स्मॉल यूनिट्स जिन्हें कहा जाता है, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और ये यूनिट्स हैं क्या? एक्चुअल में ये केमिकल सब्सटेंसेज है, यानी छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस को एक दूसरे से जोड़कर एक लॉन्ग चेन बनाई जाती है जिसे कहा जाता है फाइबर। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर, और इसी को पॉलीमर कहा जाता है। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मतलब होता है पार्ट, यानी एक ऐसी चीज जो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है उसे कहते हैं पॉलीमर। वही यहाँ पर इन्होंने बताया है। अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, यानी एक ही टाइप की यूनिट उसको बार बार रिपीट करते जाएंगे तो एक क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स। बहुत सारी यूनिट्स को रिपीट करने से जो एक फाइबर बनता है उसको कहा जाता है पॉलीमर, बहुत सारी यूनिट्स के मिलाने से। तो ये फाइबर्स भी क्या हैं? पॉलीमर हैं। पॉलीमर क्यों है? क्योंकि वो स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस के जो यूनिट्स हैं उन सबके जुड़ने से बने हुए हैं। तो चलिए अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या इन्होंने दिया है आगे है। द पॉलीमर ऑकर इन नेचर ऑल्सो एज अ कॉटन, फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज एंड द सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। अब यहाँ पर एक इन्होंने पॉलीमर की बात करी है कि जो पॉलीमर है वो नेचर के अंदर भी पाए जाते हैं। अभी क्या कहा हमने? इसकी सिंथेटिक हम उनको बना सकते हैं मैनमेड के थ्रू। तो मैनमेड के थ्रू जो बनाएंगे वो स्मॉल केमिकल यूनिट्स होंगे, उनको जोड़ने से हम क्या करते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। उसके अलावा क्या है कि जो कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं जिनके थ्रू हम पॉलीमर को पा सकते हैं। जैसे एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कॉटन किसका पॉलीमर है? सेलुलोज का। अब सेलुलोज किस तरह बना हुआ है? अब सेलुलोज इटसेल्फ किसका बना हुआ है? छोटी छोटी ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ है। तो कॉटन एक पॉलीमर हुआ, सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज यूनिट्स का। जब ग्लूकोज यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ती हैं तो ये पॉलीमर बन जाता है। इसी तरह से स्टार्च भी एक पॉलीमर है, हालांकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो स्टार्च भी एक पॉलीमर है। यहाँ पर भी क्या होता है? ग्लूकोज की यूनिट एक दूसरे से मिली हुई होती है। ग्लूकोज की यूनिट के रिपीट करने से क्या होता है? स्टार्च का पॉलीमर बनता है। और सेलुलोज का पॉलीमर भी किससे बनता है? ग्लूकोज की यूनिट्स के रिपीट करने से बनता है। अभी अब आगे देखेंगे, जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी जो बनावटी फाइबर हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप के फाइबर्स हो सकते हैं नेचर के अंदर। ये जो हमने बनाए हैं अभी तक वो कौन कौन से टाइप के फाइबर हैं। तो पहला है रेयन। पहला फाइबर कौन सा है? रेयन। द सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर है जो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, ये सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था? चाइना में। एंड वाज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। यहाँ पर कह रहे हैं इसको बहुत समय तक सीक्रेट की तरह रखा गया था, और इसी वजह से जब ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता था तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटिंग एवरीबडी, अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब क्योंकि इसका जो टेक्सचर था, इसका जो देखभाल थी, जो देखने में बहुत अच्छा लगता था, इस वजह से इसने लोगों को जागरूक किया कि वो इस पर और रिसर्च करें और वो आर्टिफिशियली इसको बनाने की कोशिश करें। एंड towards the end of the 19th century, scientists were successfully in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such as fibers was obtained by the chemical treatment of wood pulp. और इसी की वजह से जब साइंटिस्ट ने काम किया इस पर, तो लास्ट में क्या हुआ? वो खुद यानी सिंथेटिकली वो फाइबर को बनाने में कामयाब हो गए। और किस तरह बनाया उन्होंने? वुड पल्प जो थी उस पर केमिकल ट्रीटमेंट किया, और वुड पल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से जो वो फाइबर को बनाने में कामयाब रहे। एंड दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और द आर्टिफिशियल फाइबर। और इसी फाइबर को उन्होंने रेयन या फिर आर्टिफिशियल फाइबर कहा था। कौन सा फाइबर? जो इन्होंने वुड पल्प पर
केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू बनाया था, केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट किया, उसके थ्रू क्या हुआ, ये फाइबर बनाने में कामयाब रहे और उसी को कहा रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। रेयन को ही, ये आपको याद रखना है, रेयन को ही आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ऑल्दो द रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। ये कह रहे हैं हालांकि जो रेयन है इसको बनाया किस तरह जा रहा है, केमिकल ट्रीटमेंट से, किस पर, वुड पल्प पर। और जबकि आप कहेंगे कि वुड पल्प तो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिली है, लेकिन फिर भी हम इसको मैन मेड कह रहे हैं। मैन मेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो वुड पल्प थी वो खुद तो नेचुरल थी, बट इस पर जो मेन रोल जिस चीज़ का रहा है, जिसने इसे फाइबर बनाया है, वो है इस पर केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट्स अगर नहीं होते तो ये फाइबर बनता नहीं बनता। तो केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से ही तो वुड पल्प को हम फाइबर में कन्वर्ट कर पाएँ, इसी वजह से इसे मैन मेड फाइबर कहा जाता है, या फिर रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है, ये चीपर होती है एज़ कम्पेयर टू जो पहले फाइबर्स थे, जो नेचुरल सोर्सेज से फाइबर आ रहे थे, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था और इतना सोर्स भी उसका नहीं मिल पा रहा था, यानी उसकी डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, इस वजह से कॉस्टलियर भी था। तो अब जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ा, अब प्रोडक्शन बढ़ा तो चीज़ें सस्ती होनी शुरू हो गई, तो यहाँ पर जो फाइबर्स था वो चीपर था ये, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर की तरह इसको भी बुन सकते थे। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और इसको भी बहुत सारे रंग में रंगा जा सकता था, अलग अलग तरह के कलर दिए जा सकते थे जो भी फाइबर ऑब्टेन किया जा रहा है। एंड द रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट। या फिर ऐसा किया जा रहा था, रेयन को मिक्स कर रहा था, किया जा रहा था कॉटन के साथ। अब जब रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर रहे थे तब बेडशीट बनाने में यूज़ किया जा रहा था, या फिर अगर वूल के साथ मिक्स कर दिया तो कारपेट बनाने में यूज़ कर रहे थे। तो यानी कहीं ना कहीं जो रेयन इन्होंने प्रिपेयर किया उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका खुद अकेले भी यूज़ था, जिसको बहुत सारे क्लॉथ्स बनाने में यूज़ किया जा रहा था, और बाकी इसका जो बेनिफिट ये था कि ये चीपर था, बहुत सारे कलर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता था, और अगर इसको कॉटन के साथ मिक्स किया जा रहा था तो बेडशीट बनाने में यूज़ किया जा रहा था, या फिर वूल के साथ मिक्स कर दिया तो कारपेट बनाने में यूज़ किया जा रहा था। तो इसी तरह से जो रेयन के थे वो यूज़ बहुत सारे थे। इन्हीं यूजेस की वजह से, जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द रेयन, रेयन से जो आर्टिकल्स बनी है, ये कारपेट बनी है, ये चादर बनी है, तो ये सब क्या है, रेयन से बनी हुई। बाकी चीज़ों का इसमें इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है, लेकिन मेन सोर्स जो था वो इसमें रेयन का था। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब अगला जो टाइप का सिंथेटिक फाइबर है, यानी जो मैन मेड फाइबर अगले तरीके का है, वो है नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931। तो ये कह रहे हैं कि इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्लांट और द एनिमल। जैसे कि रेयन हमने क्या देखा, उसमें जो मटेरियल था वो नेचुरल सोर्स का था, क्या, वुड पल्प। उस पर जब केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, उसके केमिकल ट्रीटमेंट करने की वजह से हम फाइबर ऑब्टेन कर पाए। लेकिन जो नाइलॉन हमने बनाया उसमें किसी भी नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ नहीं था। नेचुरल जो रॉ मटेरियल, यानी ऐसा नहीं है कि हमने प्रकृति से आने वाला डायरेक्ट कच्चा मटेरियल लिया और उस पर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया और नाइलॉन बन गया, जिस तरह से रेयन बना था, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर, और ये सिर्फ और सिर्फ कोल, वाटर एंड एयर, इन तीन चीज़ों के यूज़ करने से बना था। एंड इट वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, और पहला कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर कौन था, नाइलॉन था, जहाँ पर किसी भी रॉ मटेरियल, नेचुरली सोर्स से आने वाले रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया था। एंड नाइलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, नाइलॉन फाइबर कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और हल्का था। इसके बेनिफिट्स क्या थे, ये स्ट्रॉन्ग था, मजबूत बहुत था, इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर थी, जिससे इसको खींचा भी जा सकता था थोड़ा बहुत, इसकी साइज बढ़ रहा था, एंड हल्का था बहुत, इट वाज लाइट, इट वाज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, और इसको आसानी से धुला जा सकता था और काफ़ी शाइनिंग भी था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, इसी की वजह से इसे कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नाइलॉन सच एज शॉक्स, रॉप्स, टेंट्स, टूथ ब्रशेज, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, ईटीसी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिकल्स हम जो नाइलॉन के थ्रू बना सकते हैं, जैसे शॉक्स बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, टेंट बनाते हैं, टूथ ब्रशेज जो हैं वो बनाते हैं, या फिर कार सीट बेल्ट जो हैं वो भी इसी की बनी हुई होती हैं, या फिर स्लीपिंग बैग्स जो हैं वो सब के सब नाइलॉन से बने हुए होते हैं। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स जो बनाए गए हैं, वेरियस आर्टिकल मेड फ्रॉम द नाइलॉन। यहाँ पर ये
कपड़ा, सॉक्स, रॉप्स, टूथब्रशेज, ये सब के सब नाइलॉन से बनाए गए हैं। अब यहाँ पर ही अगला क्वेश्चन राइज करेंगे, इज नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नाइलॉन पैराशूट एंड रॉप्स फॉर क्लाइंबिंग। सही बात है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं क्या नाइलॉन इतना मजबूत होता है कि उसके थ्रू हम पैराशूट बना सकें या फिर रस्सियाँ बना सकें? तो आंसर इज येस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसी की वजह से इसका यूज़ किया था ताकि हम रॉप्स बना सकें और पैराशूट बना सकें। पैराशूट्स में भी नाइलॉन फाइबर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं कि यहाँ पर दिखाया गया है जो पैराशूट है, इसमें भी किस चीज़ का यूज़ है? नाइलॉन का। जो रॉप्स हैं इन सब में किसका यूज़ है? नाइलॉन फाइबर का यूज़ है। नाइलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर क्लाइंबिंग, ये यहाँ पर बोल दिया है। एंड नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर, और अगर इनकी स्ट्रॉन्गनेस में देखें, मजबूती में देखें, तो ये स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होती है नाइलॉन वायर। इसी की वजह से इनको जो पैराशूट्स हैं उसके अंदर और जो रॉप्स हैं उन्हें बनाने में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी कराई गई हैं जिनके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्गनेस इनके अंदर प्रेजेंट है। अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अभी हम दो टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स देख चुके हैं। पहला था रेयन, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जा रहा था। उसके अंदर क्या चीज़ थी मेन? उसमें ये था जो नेचुरल सोर्स से वुड पल्प हमने ऑब्टेन किया, उस पर केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम फाइबर प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या था? रॉ मटेरियल जो था वो नेचुरली था। फिर हमने अगला फाइबर प्रिपेयर किया जिसका नाम था नाइलॉन। नाइलॉन में क्या किया हमने? कोई भी रॉ मटेरियल नेचुरल सोर्स से यूज़ नहीं किया, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया तो किसका किया? हमने यूज़ किया वाटर का, एयर का और कोल का, कोयले का यूज़ किया। इन तीन चीज़ों के यूज़ से हमने क्या बनाया? हमने बनाया नाइलॉन। और नाइलॉन में हमने देखा वो काफ़ी हल्का था, लस्ट्रस था, स्ट्रॉन्ग था। इवन स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नाइलॉन को देखा गया। उसके अलावा इसका जो यूज़ था वो पैराशूट्स बनाने में, टूथब्रशेस बनाने में और सीट बेल्ट्स बनाने में कार की, और रोप्स बनाने में यूज़ किया गया क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस वजह से। अगला जो टाइप का सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलीएस्टर और एक्राइलिक के बारे में देखने वाले हैं। द पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। द फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये आसानी से झुर्रियाँ इसके अंदर नहीं पड़ती हैं। इट डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, इसके अंदर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। एंड इट रिमेन क्रिस्प एंड इट इज़ ईजी टू वॉश, और आसानी से इसको धुला जा सकता है। सो इट इज़ क्वाइट सुइटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसी की वजह से इसे ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस एंड द टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। अब पॉलिएस्टर का एक एग्जाम्पल भी दे दिया है इन्होंने। क्या एग्जाम्पल दिया है? वो दिया है टेरिलीन। टेरिलीन, टेरिलीन क्या है? एक पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल है। पॉलिएस्टर जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मेन क्या क्या हैं? इसके अंदर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, रिंकल नहीं होता है, और इसी वजह से इसे ड्रेसेस बनाने में यूज़ किया जाता है और आसानी से धुल भी जाता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। और इसको भी पतले पतले फाइबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिस तरह बाकी फाइबर्स में हम करते थे जिनको बुनने में यूज़ किया जा रहा था, उसी तरह हम पॉलिएस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये अराइज कर रही है, माई मदर ऑलवेज बाइज पीईटी बॉटल्स। पीईटी मतलब होता है पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट, पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर दैट पेट इज। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी मदर हैं वो यूज़ करती हैं हमेशा पेट बॉटल्स को, पेट जार्स को, जो भी चावल या चीनी वगैरह रखने के लिए। अब पेट के बारे में बता रहे हैं। पेट क्या है? पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ये भी एक क्या है? जो पॉलिएस्टर की एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली फॉर्म है। ये भी यानी एक पॉलिएस्टर है। एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल। और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। बॉटल बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, और जो फिल्म्स थी उनका भी बनाने में यूज़ किया जाता था पहले के ज़माने में। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने आसपास देखिए और पॉलिएस्टर से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं उनके एग्जाम्पल कुछ आप बताइए। तो पॉलिएस्टर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस एस्टर। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो यानी ये क्या है? एस्टर की बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। पॉलिएस्टर दो वर्ड से बना है,
पोली प्लस एस्टर, पोली मतलब मैनी एंड एस्टर मतलब एस्टर की यूनिट्स। तो पॉलीएस्टर क्या हो गया, बहुत सारी मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, किस चीज की रिपीटिंग यूनिट, एस्टर की। तो अगर एस्टर की बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स से जो बन रहा है उस फाइबर को क्या कहा जाता है, पॉलीएस्टर कहा जाता है। पॉलीएस्टर यानी एस्टर की बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स के थ्रू जो बन रहा है उसे कहा जाता है पॉलीएस्टर। एंड द एस्टर्स आर केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। और क्या एस्टर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो फल की तरह खुशबू देते हैं, यानी इनके अंदर फ्रूटिंग स्मेल आती है। एंड द फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट ईटीसी। और इनको बहुत सारे नाम से बेचा जाता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं पॉलीकोट के, पॉलीवूल के, टेरिकॉट के। आपने नाम सुने होंगे कि अलग टेरिकॉट का कपड़ा है, या पॉलीवूल का, या पॉलीकोट का, बहुत सारे नाम से इनको बेचा जाता है। एज द नेम सजेस्ट दैट दीज आर मेड अप ऑफ मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, इन सब के अंदर क्या है, दो टाइप के फाइबर के मिक्स करने से ये बन रहे हैं। जैसे पॉलीकोट की अगर बात की जाए, ये पॉलीएस्टर और कॉटन, पॉलीकोट, पॉलीएस्टर और कॉटन दो फाइबर्स के मिक्सचर से बना हुआ है पॉलीकोट। पॉलीवूल की अगर बात की जाए तो ये पॉलीएस्टर और वूल से बना हुआ है। इसी तरह टेरिकॉट की देखा जाए तो टेरिलिन और कॉटन, इन दोनों से मिलने से बना है टेरिकॉट। तो यानी इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो दो फाइबर्स के मिक्सचर से बने हुए हैं। पॉलीवूल पॉलीएस्टर और वूल से मिलकर बना है, पॉलीकोट पॉलीएस्टर और कॉटन के मिक्सचर से बना है, टेरिकॉट टेरिलिन और कॉटन के मिक्सचर से बना है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं पॉलीएस्टर्स के। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और द ब्लैंकेट इन द विंटर। अब ये कह रहे हैं कि हम कंबल वगैरह यूज़ करते हैं, स्वेटर का यूज़ करते हैं जाड़ों के दिनों में। एंड मैनी ऑफ देम आर एक्चुअली डू नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। और बहुत सारे उसमें कैसे होते हैं, नेचुरल सोर्स से नहीं बनाए जाते। एंड दे आर अपियर टू बी रिजेंबल लाइक अ वूल। और जबकि वो लगते कैसे हैं, वूल की तरह हमें लगते हैं, यानी हमें लगता है कि उन्हें हमने कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किया है, और जबकि वो सिंथेटिक होते हैं। एंड दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। अब ये कह रहे हैं ये एक अलग तरह का सिंथेटिक फाइबर होता है जिसके थ्रू हम जाड़े के कपड़े यानी स्वेटर वगैरह और जो कंबल वगैरह है उनका प्रिपरेशन करते हैं। ये लगते तो नेचुरल सोर्स हैं, ऐसा लगता है कि हमें नेचुरल सोर्स से उन्हें मिला है, जबकि वो नेचुरल सोर्स से नहीं होते हैं, यानी उन्हें आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। उनकी एक क्लास है एक्राइलिक। एक्राइलिक यानी एक्राइलिक एक फाइबर है जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, उससे बनाए जाते हैं ठंड वाले जो भी स्वेटर हैं या फिर कंबल वगैरह हैं। And the wool obtained from the natural sources is quite expensive, whereas the cloth made from the acrylic are relatively cheap and they are available in a variety of colors. और इनके फ़ायदा क्या है कि ये काफ़ी सस्ते हमको मिल जाते हैं अगर नेचुरल सोर्स की बात की जाए, और आर्टिफिशियल सोर्सेज से क्योंकि इन्हें ऑब्टेन किया जा रहा है तो काफ़ी सस्ते में हमें मिल जाते हैं और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। एंड द सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर। और क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, अच्छे लंबे समय तक चलते हैं, और अफोर्डेबल भी हैं क्योंकि कम प्राइस में तो कोई भी इनको खरीद सकता है। इसी की वजह से जो इनकी पॉपुलैरिटी है बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। यानी नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में ऐसे फाइबर जो एक्राइलिक के बने हुए हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं ठंड के टाइम पर, वो सब के सब ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, यानी ज़्यादा पॉपुलर हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक, क्योंकि इनकी कॉस्ट भी कम होती है और कोई भी इनको एफर्ट कर सकता है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड द सिंथेटिक फाइबर। ये कह रहे हैं आपने उनको नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स को जला के पहले ही देखा है। तो इनकी एक डिसएडवांटेज ये होती है कि जब भी आप सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं या फिर टेम्परेचर अगर सराउंडिंग का बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो पिघलना शुरू कर देता है। अगर आग के अंदर उसको डाला है तो वो पिघलना शुरू कर देगा। सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, अगर उसको गर्म किया जाता है तो पिघलना शुरू कर देगा। और एक और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि अगर ये पिघल गया तो बॉडी को ये चिपक जाता है। एंड दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। इफ द क्लॉथ कैच फायर इट इज कैन बी डाइजेस्टर्स। ये कह रहे हैं अगर सिंथेटिक फाइबर कहीं से आग पकड़ ले तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है। एंड द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन वियरिंग इट। और अगर ये पिघलने के बाद क्या होता है, जो आदमी उसको पहन रहा है उसकी बॉडी पर चिपक जाती है। एंड वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन अ किचन। ये कह रहे हैं इसीलिए हमें कोई भी सिंथेटिक कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए जब हम किचन के अंदर काम कर रहे हैं या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर आग का खतरा है कि कपड़ा कहीं ना कहीं से आग पकड़ सकता है, तो वहाँ पर हम सिंथेटिक फाइबर का यूज़ ना करें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये जलने पर पिघल जाता है और बॉडी को चिपक जाता है।
अब यहाँ पर कह रही है कि अच्छा इसीलिए मैंने देखा कि मेरी मदर जो हैं वो कोई भी पॉलिएस्टर के क्लॉथ नहीं पहनती हैं जब वो किचन के अंदर काम कर रही होती हैं। अगला, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ द पेट्रोलियम ओरिजिन आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर ऐसे होते हैं जिनको रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, कहाँ से, पेट्रोलियम ओरिजिन के, यानी कुछ ऐसे कच्चे मटेरियल को यूज़ किया जाता है, और वो कच्चा मटेरियल कहाँ से आता है, पेट्रोलियम ओरिजिन से। यानी जो बहुत सारे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट निकलते हैं, जब किसी भी सी के अंदर से पेट्रोल निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे अलग प्रोडक्ट भी होते हैं। तो जो रॉ मटेरियल होते हैं पेट्रोलियम के, उन सब का यूज़ करके, जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर बनाए जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू भी हम सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, यानी जो सिंथेटिक फाइबर हैं, बनावटी फाइबर हैं, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेंगे। Imagine that it is a rainy day, what kind of the umbrella you would see, use and why. And the synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly and durable, less expensive, readily available and easy to maintain. Perform the following activity. ये कह रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जो विशेषताएं हैं सिंथेटिक फाइबर की, वो ये हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कहीं बारिश पड़ रही है तो आपको क्या चाहिए, एक अम्ब्रेला की ज़रूरत होगी। अम्ब्रेला की क्या प्रॉपर्टी है कि वो पानी को बचा के रखेगा, उससे पास नहीं होने देगा, और जल्दी से सूख भी जाएगा, और कम खर्चीला भी होगा, लंबे समय तक भी चलेगा, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगा, कम एक्सपेंसिव है, और ईजिली अवेलेबल भी है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इसकी सिंथेटिक फाइबर्स के यूज़ को बढ़ा देती हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको करने के लिए कहा है। इस एक्टिविटी से जो निष्कर्ष निकलेगा, जो रिजल्ट है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं डू सिंथेटिक फैब्रिक सॉक और लेस मोर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं, क्या वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं या कम। तो ऑब्वियसली जो सिंथेटिक फाइबर हैं कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल नेचुरल सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो ज़्यादा कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से वो टाइम क्या लेंगे, कम टाइम लेंगे। जब पानी कम होगा किसी कपड़े के अंदर तो वो सूखने में भी टाइम कम लेगा। What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fiber? ये कह रहे हैं इस एक्टिविटी से आपको क्या पता लगता है। इस एक्टिविटी से यही पता लगता है कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनके अंदर पानी सोख करने की जो एबिलिटी है वो कम है, और जिसकी वजह से ये कम टाइम लेते हैं सूखने में भी। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। ये कह रहे हैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अभी हम सिंथेटिक फाइबर्स को पूरा पढ़ चुके हैं। पहले हमने देखा सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखे। पहला सिंथेटिक फाइबर हमने देखा रेयन, फिर उसके बाद देखा नाइलॉन, फिर उसके बाद देखा पॉलिएस्टर, टेरिलीन, ये सब हमने, और एक्राइलिन, इन सब सिंथेटिक फाइबर्स को हमने देखा क्लास बाय क्लास, और इनके यूजेस देखे। आपको क्या याद रखना है, कौन से सिंथेटिक फाइबर का यूज़ क्या है। तो अभी जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्लास्टिक्स। अभी हम प्लास्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। प्लास्टिक, यू मस्ट बी फेमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल एवरीडे। कह रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप उनका यूज़ करते हैं, तो वो प्लास्टिक की बनी होती है, उसके बारे में आप टेबल बनाइए। कुछ फिगर में आपको दो फिगर दिए हुए हैं, एक है लीनियर फिगर और एक है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो जब चीज़ों को आपने यहाँ पर क्या किया है, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कंटिन्यू जोड़ दिया है, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कंटिन्यू जोड़ दिया है, तो इसको कहा जाता है लीनियर अरेंजमेंट। जहाँ पर लीनियरली बॉक्स आ रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं, लीनियरली बॉक्स आ रहे हैं और जोड़े जा रहे हैं, इसे कहा जाता है लीनियर अरेंजमेंट। जब एक बॉक्स से कोई दूसरा बॉक्स और जोड़ दिया जाए, मान लीजिए यहाँ से आपने क्रॉसिंग की, एक और बॉक्स जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट हो जाएगा, जैसे आपको नीचे दिखाया गया है। ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, जहाँ से चारों तरफ से हर एक जो यूनिट है वो घिरी हुई है। यहाँ पर क्या है, एक यूनिट दो तरफ से घिरी हुई है। मान लीजिए इस डिब्बे की बात कीजिए आप, इधर से घिरा हुआ, इधर से घिरा हुआ है, सिर्फ दो तरफ से। जबकि अगर इस डिब्बे की बात की जाए तो इधर से भी घिरा हुआ, इधर से भी घिरा हुआ, इधर से भी घिरा हुआ और इधर से भी घिरा हुआ, यानी चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। तो ये क्रॉस लिंक का एग्जाम्पल है। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों का भी यूज़ होने वाला है प्लास्टिक्स के अंदर, क्योंकि प्लास्टिक्स दोनों टाइप के होते हैं, उनके अंदर कुछ के अंदर लीनियर पॉलीमर होता है, कुछ क्या होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं। द प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर्स।
ये कह रहे हैं प्लास्टिक भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर है। हमने क्या देखा था, सिंथेटिक फाइबर क्या है, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से बने हुए हैं। तो उसी तरह जो प्लास्टिक है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। एंड ऑल द प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स एंड इन सम इट इज लीनियर वेयर एज इन सम इट इज क्रॉस लिंक्ड। ऐसा नहीं है कि जितने भी प्लास्टिक होंगे उन सब के अंदर सेम अरेंजमेंट पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो अरेंजमेंट है वो लीनियर है और कुछ के अंदर क्रॉस लिंक्ड होता है। एंड द प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन। और प्लास्टिक आर्टिकल्स तो बहुत सारे शेप्स में, जितने आप सोच सकते हैं सभी में पाए जाते हैं। द फैक्ट इज दैट द प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल एंड कैन बी शेप्ड इनटू एनी फॉर्म। और इसकी जो वजह है, बहुत सारे टाइप के आप आर्टिकल्स देखते हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं, तो इसकी वजह यह है कि बहुत तरह के जो हम आर्टिकल्स हैं बना पा रहे हैं प्लास्टिक के थ्रू। उसके पीछे जो फैक्ट यही है, फैक्ट ये है कि जो प्लास्टिक है वो आसानी से उसका शेप चेंज किया जा सकता है और जिस फॉर्म में हम चाहें उसको बदल सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारी टाइप की आर्टिकल्स प्लास्टिक के थ्रू बन सकती हैं। एंड द प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा यूज़ रीयूज किया जा सकता है, कलर्ड किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, रोल्ड किया जा सकता है शीट बनाने के लिए, एंड रस्सियाँ भी बनाई जा सकती हैं। कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाए गए हैं जो प्लास्टिक्स के हैं, आप देख सकते हैं। कुछ खिलौने भी जैसे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। अगला है पॉलीथीन, जैसे पन्नी कहते हैं, ठीक है। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ मेकिंग फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। ये कह रहे हैं कि आपने पॉलीथीन देखी होगी जिन्हें पॉलीथीन बैग्स के बनाने में यूज़ किया जा सकता है। ये भी क्या है, एक पॉलीमर है। ये किसका पॉलीमर है, पॉली मतलब मैनी एंड इथीन मतलब इथीन। तो जो इथीन की यूनिट्स होती हैं, जो इथीन की यूनिट्स होती हैं उनके रिपीट करने से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। इसीलिए इसे पॉलीथीन यानी इथीन की बहुत सारी यूनिट्स के रिपीट करने से जो पॉलीमर बन रहा है उसे पॉलीथीन कहा जाता है और इसी का पॉली बैग बनाने में यूज़ किया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल कैन बी बेंड इजीली। ये कह रहे हैं कि जितने भी प्लास्टिक आर्टिकल्स आपने देखी हैं, क्या आप सभी को मोल्ड कर सकते हैं, पिचका सकते हैं या फिर उनका शेप चेंज कर सकते हैं अपने हाथ से? तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स का ही शेप चेंज कर पाएंगे, बाकी का नहीं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। यानी कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स ऐसी होती हैं जिनको अगर आप फोर्स लगाएं कि वो मुड़ जाएं, वो टूट जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं। ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी फाइबर्स हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, वो सब के सब मुड़ जाएं, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखने वाले हैं। अब ये जो पेज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है MU 9th एंट्रेंस के अंदर। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर याद रखने हैं आपको, किस चीज़ के क्या एग्जाम्पल हैं और कौन से टाइप का प्लास्टिक है, ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बॉटल एंड इट गेट्स डिफॉर्म। ये कह रहे हैं अगर आप प्लास्टिक बोतल में गर्म पानी डालते हैं तो क्या होता है, ये अपना शेप चेंज कर लेती है, डिफॉर्म हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। यानी ऐसे प्लास्टिक जिनको गर्म करने से आसानी से मोड़ा जा सकता है उन्हें कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड PVC आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। थर्मोप्लास्टिक्स किसे कहा जाता है आपको ये याद रखना है। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिनको हीट करने पर आसानी से उनका शेप चेंज किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन, PVC। PVC की फुल फॉर्म क्या है, पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। जैसे आपने PVC पाइप देखे होंगे ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये भी क्या है, एक प्लास्टिक है। तो PVC के पाइप्स देखे होंगे। पॉलीथीन तो आपने सबने देखी है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक के। यानी अगर इनको गर्म किया जाए तो ये अपना शेप चेंज कर देती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोप्लास्टिक एंड आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज कम एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। बहुत सारे कंटेनर बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक which when molded once can be softened by heating. These are called thermosetting plastics and the two examples are bakelite and melamine.
यानी यहाँ पर कुछ ऐसे प्लास्टिक भी हैं जिनको अगर एक बार बना लिया तो आप क्या कर सकते हैं, उनका शेप चेंज नहीं कर सकते। इनको क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसके दो एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। यानी अगर एक बार इनको बना दिया तो आप चाहें जितना हीट कर लें ये अपना शेप चेंज करने वाले नहीं हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहा जाता है ये याद रखना है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिनका शेप गर्म करने पर भी, हीटिंग करने पर भी चेंज नहीं किया जा सकता, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। एग्जाम्पल हैं इसके बेकेलाइट एंड मेलामाइन। एंड बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और बेकेलाइट का जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। और इसका जो बेनिफिट है वो ये है, अब क्योंकि जो बेकेलाइट है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में, हैंडल्स बनाने में, यूटेंसिल्स के जो भी बर्तन वगैरह हैं उन सब के हैंडल्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है बेकेलाइट का। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल स्विचेस में किसका यूज़ किया जाता है, तो बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस में। और बहुत सारे यूटेंसिल्स के जो बर्तन होते हैं उनके भी हैंडल्स बनाने में यूज़ किया जाता है किसका, बेकेलाइट का। अगला एग्जाम्पल था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, वो था मेलामाइन। ये क्या है, एक वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और बाकी प्लास्टिक के मुकाबले ये हीट को ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, ज़्यादा सहन करने की इसके पास क्षमता है मेलामाइन के अंदर। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, फैब्रिक्स एंड रेसिस्ट फायर। यानी जो मेलामाइन है इसके पास ज़्यादा एबिलिटी होती है कि ये हीट को रेसिस्ट कर पाए, इसी वजह से जो किचन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बनाने में भी यूज़ किया जाता है। और टाइल्स भी किसकी बनाई जाती हैं, मेलामाइन की बनाई जाती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने कौन कहाँ पर यूज़ हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल मेड फ्रॉम द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड आर्टिकल्स मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। अगला है प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, कि प्लास्टिक को हम अपना मटेरियल यानी हम उसको पसंद क्यों करें। टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड एंड द प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। ये कह रहे हैं हम बहुत सारे प्रोडक्ट को यूज़ करने रखने के लिए, जैसे पानी को रखने के लिए, मिल्क को रखने के लिए, अचार वगैरह को, या फिर सूखे फूड आइटम्स को रखने के लिए हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजिली हैंडलिंग। क्योंकि हम उन्हें आसानी से हैंडल कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ है उनकी, प्राइस भी कम है, वज़न भी कम है। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक्स का यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट। अब क्योंकि ये हल्के होते हैं इसी वजह से कार के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर और स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी प्लास्टिक का यूज़ होता है। एंड द लिस्ट ऑफ एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज। ये करें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे अगर डेली लाइफ में इनका यूज़ देखा जाए तो। प्लास्टिक का यूज़ यानी बहुत ज़्यादा है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्लास्टिक की, क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, यानी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसी वजह से जो इसका यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर आप किसी मेटल की चीज़ को बनाते हैं, आर्टिकल को बनाते हैं, उसमें क्या होता है, कब बहुत बार क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, उस पर जंग लग जाती है। कॉपर का भी ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ तक कि सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। और जबकि प्लास्टिक क्या है, एक नॉन रिएक्टिव है, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगी, तो जैसी होती है वैसी की वैसी रहती है, इसी की वजह से इसका यूज़ बढ़ता है। अगली प्रॉपर्टी प्लास्टिक की जो बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स वगैरह की प्रोडक्ट से, वो है ये हल्की होती है, लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है। हल्की भी होगी, स्ट्रॉन्ग भी होगी एंड लंबे समय तक भी चलेगी, ड्यूरेबल भी होगी। इसी वजह से इनका जो है यूज़ डे बाय डे बढ़ता जाता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने मार्क करके रखी हैं पहले ही, तो कुछ आपका छूटेगा नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि हल्का होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है और बहुत सारे शेप्स में भी चेंज किया जा सकता है। इसी वजह से जो प्लास्टिक का यूज़ है वो बहुत सारी पर्पज़ के लिए किया जाता है।
और क्योंकि ये सस्ता भी होता है, जनरली चीपर देन द मेटल, आपको सस्ता भी मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है, तो आप क्या लेंगे, प्लास्टिक यूज़ करेंगे। एंड दे आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री एंड फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये करें, यहीं पर आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, आप लिस्ट बनाइए। अगली जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की वो क्या है, जो अगली प्रॉपर्टी है वह प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, यानी जो प्लास्टिक हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि प्लास्टिक्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, यानी ये बैड कंडक्टर होते हैं। अगला कुछ आपके यहाँ पर पूछा गया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आर पैकेजिंग ऑफ द टैबलेट, थ्रेड, स्टिचिंग, बाउंड, सीरिंग्स। ये कह रहे हैं आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का यूज़ जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे कैसे, कि बहुत सारी टैबलेट्स हैं, जो बॉटल्स हैं जिनमें सिरप्स भर के आ रहा है, वो सब क्या है, प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक का यूज़ एक ही फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में प्लास्टिक का यूज़ है, हर जगह पर प्लास्टिक का यूज़ है, खासकर आज के ज़माने में। एंड द स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज फॉर माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। और प्लास्टिक कुकवेयर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम मेटल की कुकवेयर यानी जो उटेंसिल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, लेकिन अगर माइक्रोवेव ओवन की बात की जाए तो वहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ होता है। यहाँ तक कि खाना बनाने में बताइए प्लास्टिक का यूज़ होने लगा है। अगला प्लास्टिक है टेफ्लॉन, इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक एंड इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, यानी जो कुकवेयर हम बनाते हैं उस पर कोटिंग कर दी जाती है टेफ्लॉन की। अब टेफ्लॉन की कोटिंग करने से क्या होता है कि इस पे ऑयल और वाटर चिपकता नहीं है। जैसे अगर हम नॉर्मल एल्युमिनियम की अगर कोई या जो भी यूटेंसिल्स हैं उसके अंदर यूज़ करें तो उसमें क्या होता है कि चांसेस होते हैं ऑयल्स और बाकी मटेरियल चिपक जाएगा। लेकिन अगर टेफ्लॉन की कवरिंग उस पर चढ़ा दी है तो उस पर वाटर और ऑयल जो है वो चिपकता नहीं है और बाकी मटेरियल उस पर चिपकता नहीं है। इसी वजह से टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है यूटेंसिल्स के ऊपर। अगला है द फायर प्रूफ प्लास्टिक। जैसे आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड में कुछ लोग आते हैं आग बुझाने के लिए, तो उनके जो कपड़े होते हैं उन पर भी एक कोटिंग कर दी जाती है सिंथेटिक फाइबर की, जिसकी वजह से जो उनकी ड्रेस है वो, जैसे हमने देखा था कि प्लास्टिक क्या होता है बहुत जल्दी से जल जाता है और जब जलता है तो पिघल जाता है और फिर बॉडी को चिपक जाता है, ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टर्स था। लेकिन इस प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया किसके थ्रू, जो मेलामाइन है उसकी कोटिंग करने के थ्रू। अब जब मेलामाइन की कोटिंग हो जाएगी तो जो प्लास्टिक है वो जलेगा नहीं, और जलेगा नहीं तो फिर वो पिघलेगा नहीं, तो इसी की वजह से फ्लेम रेसिस्टेंट हो जाता है। तो जो भी फायर ब्रिगेड में मेंस होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं उसमें मेलामाइन की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वो ख़राब यानी जलते नहीं हैं, आग नहीं पड़ते हैं। अब अगला जो रोल है प्लास्टिक का वो है इन्वायरमेंट के साथ। जैसे अभी तक हमने जो यूजेस देखे, तो यूजेस के मामले में तो वैसे अगर देखा जाए तो प्लास्टिक एक बेस्ट है मेटल्स के कंपैरिजन में, यानी आसानी से अवेलेबल भी है, चीपर भी है, ड्यूरेबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, शेप्स भी कलर किया चेंज किया जा सकते हैं, कलर भी किया जाता है, बहुत सारे टाइप इन अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक प्लास्टिक का आता है और बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट्रस भी है क्योंकि इन्वायरमेंट से ये रिलेटेड है, और जब कहीं इन्वायरमेंट की बात आती है तो हम फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचते हैं, यानी हम अपना तो यूज़ उससे मस्त निकाल रहे हैं लेकिन आने वाली जनरेशन को हम क्या देकर जा रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो प्लास्टिक का जो एकमात्र और सबसे बड़ा नुकसान है जिसकी वजह से प्लास्टिक के यूज़ को बैन भी किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है ज़्यादातर, वो यही है कि जो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है प्लास्टिक। इसकी वजह यह है कि ये डिग्रेड नहीं हो रहा है। यानी दो टाइप के मटेरियल होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक डिग्रेडेबल और दूसरा बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिग्रेड कर दिए जाते हैं बैक्टीरिया के थ्रू। मटेरियल विच गेट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे आपने कोई फल वगैरह खाया, उसके जो पील से आपने कहीं फेंक दिए, तो उसमें क्या होगा, वो पड़े रहेंगे एक दो दिन और 2-3 दिन के बाद उसमें बैक्टीरिया लगेंगे और उसको गला देंगी, तो ये होता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। लेकिन प्लास्टिक को आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी अगर पड़ा है तो वो पड़ा ही रहता है, चाहे आप 4 साल 5 साल 10 साल के बाद भी देखेंगे तो प्लास्टिक जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। इवन उसके अंदर जो केमिकल्स थे वो
चांसेस हैं कि उसमें से निकल के सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएं अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक पड़ा हुआ है तो, जिससे सॉइल भी क्या हो सकती है, पॉल्यूटेड हो सकती है। तो यही वजह है कि जो प्लास्टिक है वो कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये डिकम्पोज नहीं होता है। और ये सबसे खतरनाक इसका ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से इसके यूज़ को भी बैन किया जा रहा है। और यहाँ पर एग्जाम्पल है, पील्स, वेजिटेबल, फ्रूट एंड लेफ्ट ओवर, जो भी खाना हमारा बचता है वो 1 से 2 वीक लेता है डिग्रेड होने में। और कैसा है ये, बायोडिग्रेडेबल। अगर डिग्रेड हो रहा है तो बायोडिग्रेडेबल, और नहीं हो रहा है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, सिंपल। पेपर, क्लॉथ, वुड एंड वूलन क्लॉथ, तो पेपर कितना लेता है, 10 से 30 दिन, बायोडिग्रेडेबल। कॉटन का कपड़ा कितना लेता है, 2 से 5 महीने, बायोडिग्रेडेबल। वुड कितना लेता है, 10 से 15 साल, बायोडिग्रेडेबल। वूलन क्लॉथ लगभग 1 साल लेता है, बायोडिग्रेडेबल। टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैन, ये 100 से 500 साल ले सकते हैं, और फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो डिकम्पोज होगा। फिर अगला एग्जाम्पल आता है प्लास्टिक बैग्स का, जो बहुत सारे साल लेती है और तब भी डिग्रेड नहीं होती है। ये भी एग्जाम्पल है नॉन बायोडिग्रेडेबल का। यानी मेटल्स और प्लास्टिक बैग कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज एंड इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज होने में और एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इट कॉज एनवायरमेंट पॉल्यूशन बिसाइड द burning process, the synthetic material is quite slow and does not get completely burnt easily। ये कह रहे हैं कि सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि डिकम्पोज नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका आप कहें कि उसको जला देंगे, लेकिन ये जलता भी कम्प्लीटली नहीं है। कंप्लीट अगर जलता तब भी ठीक था, तो प्लास्टिक ये कम्प्लीटली नहीं जलता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरी मात्रा में नहीं निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक गैस है। जब आदमी अगर उसको इनहेल कर लेता है तो उसकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होने की कैपेसिटी उसकी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी हार्मफुल है, यानी कंप्लीट कंबशन नहीं होता है हाइड्रोकार्बन जो उसके अंदर प्रेजेंट है। इन दिस प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन द एटमॉस्फेयर, यानी बहुत सारी पॉइजनस गैसेज ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करता है, जिससे एनवायरनमेंट का पोल्यूशन बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर ये इस एग्जाम्पल में यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, वो जो गार्बेज है वहाँ से जो फूड स्टफ़ हमारा बचा होता है उनको तो खाते ही हैं, पील्स वगैरह। उसके अलावा कुछ प्लास्टिक की आर्टिकल्स होती हैं जैसे पॉलीथीन वगैरह, तो उनको वो खा लेते हैं। अब ये पॉलीथीन जैसे ही वो खाते हैं तो क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर इन पॉलीथीन से या प्लास्टिक से क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, और उन केमिकल्स की जो केमिकल उनकी बॉडी के अंदर रिलीज हुए हैं, अंदर स्टमक की लाइनिंग पर और इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर क्या होती है, एक लाइनिंग बन जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। यानी ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं उनकी बॉडी के लिए। लेकिन क्या है, वो एनिमल्स खाते हैं, जैसे डॉग्स वगैरह आपने देखा होगा पॉलीथीन को ऐसे ही खा जाते हैं, हालांकि ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और इन सभी केमिकल्स की वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर एक लेयरिंग हो जाती है, जिससे डेथ भी हो सकती है इवन। जस्ट अ मिनट। अगला जो मेन चीज़ यहाँ पर हमें देखनी है वो है 5 R प्रिंसिपल। 5 R प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर एक सिटीज़न का ये हक बनता है कि वो 5 R प्रिंसिपल को यूज़ करे। 5 R प्रिंसिपल क्या है, ये कहता है कि प्लास्टिक का रिड्यूस करो यूज़ करना, उसको रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, रिकवर करो एंड रिफ्यूज़ करो। यानी उसका यूज़ करना कम करो, रिड्यूस करो, यानी पहले हम इसको रिड्यूस करें, कम यूज़ करें, रीयूज़ करें, यानी जो एक बार हमने आर्टिकल यूज़ कर लिया उसी को बार बार यूज़ करें, रिसाइकिल करें, जो एक आर्टिकल हमने प्लास्टिक का बना लिया है उसी को अगर मान लीजिए उसका यूज़ पूरा हो चुका है या वो अगर टूट चुका है तो उसको रिसाइकिल करके दूसरे आर्टिकल में बदल दिया जाए। उसको रिकवर करने की कोशिश की जाए, मान लीजिए अगर थोड़ा वो टूट गया तो उसको जोड़ दिया जाए, और उसको रिफ्यूज़ किया जाए, यानी प्लास्टिक के यूज़ करने से मना किया जाए। अगला है फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। यहाँ पर कुछ हमको सलाहें दी गई हैं कि आप प्लास्टिक बैग को और वाटर बॉडी के अंदर ना डालें या फिर रोड्स पर ना फेंकें। टेक अ कॉटन कैरी बैग, यानी प्लास्टिक की जगह हम कॉटन का कैरी बैग यूज़ करें शॉपिंग के दौरान। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की जगह स्टील का लंच बॉक्स हमें यूज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम रह सकें। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर है
सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकेगा और फिर हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी क्वेश्चंस को करते हैं कंटिन्यू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द आर्टिफिशियल सिल्क, यानी आर्टिफिशियल सिल्क के लिए दूसरा नाम क्या रख सकते हैं हम। जैसे हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है, रेयन को कहा जाता है। रेयन का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। अगला क्वेश्चन है, विच फाइबर इज यूज्ड एज अ आर्टिफिशियल वूल, यानी आर्टिफिशियल वूल को वूल की तरह किसको यूज़ किया जाता है। तो एक्राइलिक को यूज़ किया जाता है एज आर्टिफिशियल वूल। आर्टिफिशियल वूल की तरह एक्राइलिक को यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है स्वेटर्स बनाने में, और यानी जितने भी सर्दी के कपड़े हैं, कंबल वगैरह बनाने में आर्टिफिशियल वूल की तरह एक्राइलिक का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, यानी पॉलीमर्स स्मॉल यूनिट के बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मोनोमर्स कहा जाता है। मोनोमर्स के रिपीटिंग यूनिट से बनता है पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज, जैसे हम देख चुके थे नाइलॉन क्या है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर है। इवन ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसी वजह से इसका यूज़ पैराशूट बनाने में और रोप्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड पल्प इज यूज टू मेक, जैसे हमने देखा था रेयन में वुड पल्प पे क्या किया जाता था, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता, तब सिंथेटिक फाइबर बनता था। तो यानी वुड पल्प का यूज़ किया जाता था रेयन के बनाने में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, यानी नेचुरल फाइबर का कौन सा एग्जाम्पल है, वूल। वूल जो हम पाते हैं वो क्या है, एक नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, मेलामाइन इज, यानी जो मेलामाइन है वो क्या है। मेलामाइन का एग्जाम्पल हमने देखा था कि दो थे, बैकलाइट एंड मेलामाइन, दोनों क्या थे, थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल थे। क्या एग्जाम्पल है इसका, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अगला क्वेश्चन है, फाइबर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज इज कॉल्ड, यानी ऐसा फाइबर जो फैक्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है उसे मैनमेड कहते हैं, और एज वेल एज सिंथेटिक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोथ ए एज वेल एज सी, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पेट इज अ, यानी पीटी जो हमने देखा था पॉलीइथाइलिन टेरेथलेट, ये क्या था, एक पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था, पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, किसको दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, यानी एक बार अगर प्रोडक्ट बनाया तो उसको हम दोबारा, तो ऐसा एग्जाम्पल जिसको दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता वो था कुकर हैंडल्स। कुकर हैंडल जिनको दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक विच कैन नॉट बी रिसाइकिल, यानी ऐसा एग्जाम्पल बताइए प्लास्टिक का जो दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ये था बेकेलाइट। बेकेलाइट जिसका यूज़ किया जा रहा था टाइल्स वगैरह बनाने में, और जो उटेंसिल्स थे उनके हैंडल्स बनाने में यूज़ किया जा रहा था बेकेलाइट का, इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है, हमने देखा था किसका एग्जाम्पल था, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर का। बेकेलाइट एज वेल एज मेलामाइन दोनों थर्मोसेटिंग पॉलीमर के एग्जाम्पल थे। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म इज यूज फॉर पॉलीमर्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, यानी अगर बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर जो पॉलीमर बनता है उसका नाम क्या है। तो हम देख चुके हैं क्या है ये, सेल्यूलोज। बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स के रिपीटेशन से बनता है सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको जो डिग्रेड नहीं होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन बचा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी ऐसा कौन सा फाइबर है जो प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये है कॉटन। कॉटन को प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो यही हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा बाकी अगर जो आपके फ्रेंड्स वगैरह MU 9th एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं उन तक हमारे चैनल का लिंक पहुंचाएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।